एक्सपोजर लॉक हो चुका है, कृपया हल्ला ना करें, ठीक है। तो वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक। जय हिंद प्यारे बच्चों। हमारे इस प्रोग्राम में जो कि हिस्ट्री है, जितना अपने को नॉलेज है उतना आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए वीडियो क्वालिटी थोड़ा डाउन है क्योंकि इस समय रात का टाइम है और उसके बाद लाइट प्रॉपर है नहीं, इन्वर्टर की व्यवस्था चल रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ा क्षमा चाहेंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अपने इस प्रोग्राम में, आपका हार्टली वेलकम करते हैं। और हम इससे पहले वाली लेक्चर में आपको तुगलक वंश के बारे में शायद पढ़ा रहे थे और उसके बाद हमने जो उनके संस्थापक थे उनके बारे में देखा था, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखा था। अब उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा, आप देखिए और जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो या ना समझ आए आप कमेंट करिए, बताइए। और उसके बाद वीडियो देखने के बाद अपना कीमती जो है फीडबैक हमें ज़रूर दें, ठीक है। इससे अपनी जो ये शैली है इसमें सुधार किया जा सकता है। तो जब तक आप अपनी राय नहीं देंगे तो ठीक है। तो जितना हमको पता है उतना हम आपको बताने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा और आप उसका अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, यूज करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक। देखिए अभी हम लोग चल रहे हैं दिल्ली सल्तनत में। किस में चल रहे हैं? दिल्ली सल्तनत में। तो दिल्ली सल्तनत के एक राजा थे जो कि थे फिरोज शाह तुगलक, जो कि कौन से वंश से? तुगलक वंश से। देखिए हमने बताया था दिल्ली सल्तनत में कई सारे वंश थे। पहला हमने पढ़ा गुलाम वंश, फिर पढ़ा खिलजी वंश, अब पढ़ रहे हैं तुगलक वंश, फिर उसके बाद सैयद वंश, फिर उसके बाद लोधी वंश। लोधी वंश खत्म हो गया, फिर छोटे मोटे कुछ टॉपिक हैं, उनके बाद हम लोग मुगल पे चलेंगे, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ये कौन थे? ये मोहम्मद बिन तुगलक जो इनसे आगे थे उनके उत्तराधिकारी हैं ये। तो उनके रिलेशनशिप में जाहिर सी बात है उत्तराधिकारी कौन होता है, जैसे आप उत्तराधिकारी कौन होता है? वही होता है जो भाई या तो बहुत ज़्यादा काबिल हो, या तो उनका सेनापति हो, या उनका कोई रिलेशन हो, दामाद हो या गुलाम हो, यही सब होते थे। तो ये क्या थे? उनके भांजे थे। कौन थे? अपने भांजे जौना खान। ये क्या थे? भांजे थे। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। तो अब क्या करते हैं, जब उनकी मृत्यु हुई, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई, तो ये राजा बने 1355 में। कितने में? 1355 से लेकर 1388 तक इनका कार्यकाल रहा। देखिए इन्होंने अपने कार्यकाल में साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कोई बाहरी, कोई एक्सटर्नल युद्ध नहीं लड़ा था, कोई एक्सटर्नल युद्ध नहीं लड़ा था। केवल इन्होंने क्या किया था कि अपने जो साम्राज्य है, जो उसमें सैन्य व्यवस्थाएं बनी रहे, कोई विद्रोह ना हो, बस उन्हीं पर इन्होंने वो किया था। और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, जैसे और सारे राजा थे साम्राज्य विस्तार के लिए दूसरे राजाओं से लड़ते थे और फिर उनके साम्राज्य पे कब्जा करते थे, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया था। ये केवल शांतिप्रिय राजा थे और जो इनके छोटे मोटे जो विद्रोह हुए थे इनके शासनकाल में उसे दबाया गया था, बस, और कुछ नहीं किया गया था, ठीक है। सॉरी। हाँ, तो फिरोज शाह तुगलक 1355 से 1388 तक थे। तो इनके स्टार्टिंग के दिन तो काफ़ी अच्छे थे। स्टार्टिंग जब भाई राजा बना, राजा कोई से बना, लेकिन जो इनके जो पुराने दिन थे 1388 के करीब बहुत ही मुश्किल थे। इनके बेटे की मृत्यु हो गई, दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई, और फिर जानते हैं बुढ़ापे में दिक्कत होता है। तो स्टार्टिंग दिन काफ़ी अच्छे थे, बुढ़ापे वाले दिन काफ़ी ख़राब थे। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले देख लेते हैं। ये ब्राह्मण ना, मतलब हिंदू माता के, ये इनकी माँ जो थी वो हिंदू थी। इनकी माँ कौन थी? वो हिंदू थी। तो जब ये शासन काल पाए तो इन्हें लगा कि भाई साहब, अगर हम शासन मिल गया है, माता जी हमारी हिंदू हैं,
अगर हम कुछ ऐसा करेंगे, कुछ हिंदुओं के प्रति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे तो हमारे राज्य में विरोध मतलब विद्रोह हो सकता है, क्योंकि ये हिंदुओं का पक्ष ले रहा है। और उस समय पूरा जो सल्तनत थी वो क्या थी, मुस्लिम सल्तनत थी। तो इन्होंने क्या किया कि इस जो लाज, लोग लज्जा या डर, इन सब से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों पे जजिया कर लगा दिया। क्या लगा दिया, जजिया कर लगा दिया। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक, दिल्ली सल्तनत में ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है। और ये बताइए कि जजिया कर शुरू कौन किया था, जजिया कर शुरू भाई साहब मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, तो हिंदू हैं, ब्राह्मण है, जजिया कर इन्होंने लगा दिया, किस लिए, बचने के लिए, ताकि राज्य में विद्रोह ना हो। अब जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ देख लीजिए क्या होता है कि जैसे हम हिंदू हैं तो भाई हम हिंदू को लेके चलेंगे, हम मुस्लिम हैं मुस्लिम को लेके चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब। आप राजा हो, आप लीडर हो, तो आप एक लीडर की क्या क्वालिटी होती है वो सबको लेके चलता है। ठीक है, कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं करता है कि यार तुम छोटी बिरादरी से हो, तुम अपर कास्ट से हो, ऐसा नहीं होता है। तो इन्होंने इन सब चीज़ों को उठा करने के लिए, बचाने के लिए, जो देखिए क्या होता है ना, अगर एक बार इंसान के दिमाग में भ्रम हो जाए, शंका हो जाए, तो उसका कोई इलाज नहीं है, तो इन सब इलाजों से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। अब हाँ, इन्होंने और भी क्या किया था कि जो इनके साम्राज्य में जो छोटे मोटे कर थे, जो छोटे मोटे कर को ख़त्म करके सिर्फ 4 कर किए थे। कौन, जजिया, फिर दूसरा ज़कात, तीसरा खराज, और चौथा क्या था, खुम्स। ठीक है, जजिया, ज़कात, खराज, खुम्स, ये 4 कर लगाए थे और ब्राह्मणों को जजिया कर लगा दिया गया था। देखो जजिया कर में क्या होता है कि ये गैर सुरक्षात्मक, ये गैर मुस्लिम कर होता है। क्या, गैर मुस्लिम का मतलब क्या होता है कि जैसे मुसलमानों को नहीं देना होता है वो कर, बाकी जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ये सबको देना होता है। तो ये क्या करते थे, ये हिंदुओं को, और इसमें जजिया कर लगता था कि भाई साहब अगर आप जजिया देंगे तो सुरक्षित होंगे। जैसे हमारे यहाँ आज भी होता है कि जो बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको जो बड़ी बड़ी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से किसी भी कोई बड़ा बड़ा संस्थान चल रहा है तो उनको क्या बोलते हैं, डोनेशन देते हैं, जिसको आप लोग मूवी में देखे होंगे हफ्ता। तो आज भी ये परंपरा चल रही है। उस समय नाम कुछ और था, जजिया था, इस समय हफ्ता या वसूली जो भी है चलता है, जानते रहिएगा। तो इन्होंने जजिया में कौन कौन से लोग स्टार्टिंग में छूट थी, पहले थे इसमें बच्चे थे, फिर उसके बाद इसमें महिला थी, फिर उसके बाद इसमें विकलांग थे, और फिर उसके बाद इसमें कौन थे, बच्चे हो गए, महिला हो गई, विकलांग हो गए, बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए, जो जैसे भी हो गया, ओल्ड पीपल हो गए। ठीक है, बूढ़े लोग हो गए और ब्राह्मण। ये तो स्टार्टिंग में जब मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था तो इतने लोगों को छूट दिया था, इतने लोगों को छूट दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, इन्होंने जब फिरोज शाह तुगलक ने आया तो ब्राह्मणों को भी इससे हटा दिया कि भाई साहब ब्राह्मण लोग, आप लोग भी जजिया कर दोगे, तो जजिया क्या है, गैर सुरक्षात्मक, गैर मुस्लिम कर है, जो कि इन सबको नहीं देना होता है। ठीक है, बच्चों को नहीं देना होता, मैं लिया, जाहिर सी बात है जो कमाते नहीं हैं उनको नहीं देना। ज़कात क्या है, ये मुस्लिमों के लिए है, जो मुस्लिम हैं उनके लिए है। खराज क्या है कि जो मुस्लिम की भूमि है उनके लिए है। और उसके बाद ये जैसे लगान उगान होता है ना भूमि के लिए, उन पे है। और ये खुम्स क्या है, जैसे युद्ध के दौरान जब सैनिक जाते हैं तो जो कहीं से जो लाते हैं धन संपत्ति लूट के, तो उसमें कुछ हिस्सा राजा का होता है और कुछ बाकी कुछ अपने रखते हैं। तो वो सब, ये सब 4 करों के बारे में हमने देख लिया। अब उसके बारे में हम लोग क्या देखते हैं, 1 मिनट भाई साहब, कहाँ फंस गए यार। इन्होंने जजिया लगाया था ब्राह्मणों पे, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब दूसरी बात क्या था, एक क्वेश्चन और हमने बताया था कि इनसे जो मोहम्मद बिन कासिम थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराया था। क्या किया था, सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किया था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि नहरों का जाल बिछा दिया। क्या किया, नहरों का
जाल। तो नहरों का जाल बिछाने वाला प्रथम शासक कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। नहरों का जाल बिछाने वाला प्रथम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नहरों की जाल बिछाने वाला प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। इनकी माताजी हिंदू थी, ठीक है। ये कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम के, मोहम्मद बिन तुगलक के भांजे थे। इन्होंने 1355 में क्या संभाला था? साम्राज्य संभाला था, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था। और उसके बाद इन्होंने क्या किया था? 1353 में बंगाल पे गए थे जीतने के लिए, वहाँ से भी हार गए। फिर उसके बाद 1359 में गए बंगाल विभाजन मतलब जीतने के लिए, वहाँ से फिर हार गए, तो असफल रहे, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ बाहरी साम्राज्य विस्तार के लिए कुछ नहीं किया था। तो नहरों का जाल बिछाने वाला प्रथम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसने क्या किए थे? 1200 बगीचे बनवाए थे। क्या थे? बगीचे बनवाए थे। तो देखिए ये नहर का कार्य कृषि के लिए है, 1200 बगीचे भाई से सोशल वर्क है राजा का। फिर इसने क्या किया कि इसके पास जो फिरोज शाह तुगलक थे, पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा सेना किसके पास थी? फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000। ये दास थे इसके पास सबसे ज़्यादा। फिरोज शाह तुगलक भैया कहाँ गया? तो इनके पास सबसे अधिक दास थे। क्या थे? सबसे अधिक दास थे, सॉरी सैनिक नहीं, दास, ठीक है। तो जो सल्तनत काल है, जो दिल्ली सल्तनत काल है, उसमें सबसे क्वेश्चन पूछ देगा दिल्ली सल्तनत काल में सबसे अधिक दासों की संख्या किसके पास थी? तो 1,80,000 थी। किसके? फिरोज शाह तुगलक के पास। दिल्ली सल्तनत में दासों की संख्या सबसे ज़्यादा, दासों की संख्या सबसे ज़्यादा क्या थी? किससे? 1,80,000। कितने थे? दास कितने थे? 1 लाख, ठीक है, 1,80,000। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या कि सर्वप्रथम नदियों का जाल किसने बिछाया था? नदियों का जाल किसने बिछाया था? ये आएगा फिरोज शाह तुगलक। मतलब ज़्यादा नदियाँ, और लगाया किसने था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया करने लगाना वाला फिरोज शाह तुगलक था। इसके पास दास थे 1,80,000। अब भाई साहब इतने दास को राजा ऐसे अकेले कैसे संभालेगा? राजा कैसे संभालेगा? तो इन्होंने क्या किया कि दासों के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया। मतलब क्या? तो इसे कहा गया क्या? दीवान ए बंदगान। इसे क्या कहा गया? दीवान ए बंदगान। तो सबसे ज़्यादा दास किसके पास थे? फिरोज शाह तुगलक के पास थे। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा दास किसके पास थे? फिरोज शाह तुगलक के पास थे, 1,80,000। इसने दासों के लिए कौन सा विभाग बनाया था? दीवाने बंदगान। और इसके कुछ और डिपार्टमेंट थे, उसके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने बनवाया था क्या? दीवाने खैरात। जैसे ये वर्ड सुना होगा, जैसे कहते हैं ना खैरात में बट रहा है, क्या फिल्मों में देखा होगा कि इनकी अंगूठों के निशान ले ले ठाकुर, नहीं इन्हें पहले खैरात में खाने की आदत पड़ने दो। तो इसका खैरात का मतलब क्या है? मुफ्त में। तो इन्होंने दीवान खैरात की व्यवस्था की थी। क्या थे? दीवान खैरात। इसमें क्या होता था ना, जैसे विधवा स्त्रियों को, महिलाओं को, और उसके बाद जो असक्षम महिलाएं थी, और तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई थी उनके लिए। तो स्पेशली ये किसके लिए था? ये महिलाओं के लिए था। स्पेशली किसके लिए था? महिलाओं के लिए था। और इसमें क्या कहा जाता था? जैसे हज यात्रा हो गया, इन सब के लिए सरकारी धन दिया जाता था, ठीक है। बुजुर्ग महिलाएं हो गई, विकलांग महिलाएं हो गई, या उसके बाद विधवा हो गई, तो इन सब के लिए क्या दिया जाता था? दीवान खैरात। और अगर आप धार्मिक कहीं हज यात्रा पे जा रहे हैं तो उसके लिए आपको पैसे दिए जाते थे, ठीक है। तो दीवान बंदगान, दीवान खैरात। और इसने क्या किया था? इन्होंने दारुल नामक एक दारुल क्या था भाई? दारुल सफ़ा यार, सॉरी। तो सबसे पहले दीवान बंदरगान क्या होता है? दासों का 1,80,000 थे, उनका डिपार्टमेंट था। फिर दीवान खैरात जो महिलाओं का था,
महिलाओं से या हज यात्रा पे जो जाते थे उनके लिए था। ये धन की व्यवस्था की गई उनके लिए। फिर दारुल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा इन्होंने गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनवाया था, गरीबों के लिए एक चिकित्सा व्यवस्था चलाई गई थी, हॉस्पिटल बनवाया था, जिसमें क्या था, गरीबों को मुफ्त में इलाज दिया जाता था। गरीबों को मुफ्त में, चाहे बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, सबको कहाँ भर्ती किया जाता था? जैसे दारुल सफ़ा में। दारुल सफ़ा में ये क्या है? हॉस्पिटल है। ये क्या है? हॉस्पिटल है। तो इनकी नीतियाँ देख लीजिए। देखिए, ये राजा ने जाहिर सी बात है अपना साम्राज्य नहीं बढ़ाया, बट इन्होंने जो जो व्यवस्थाएँ की वो एक कुशल, एक क्या है, कुशल राजा के इनमें लक्षण दिखते थे। तो इन्हें क्या कहा गया कि दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया। क्या कहा गया? दिल्ली सल्तनत काल का क्या कहा गया? अकबर। क्या कहा गया? अकबर कहा गया। तो इनको क्या कहा गया? दिल्ली सल्तनत काल का अकबर कहा गया। क्या कहा गया? इनको दिल्ली सल्तनत काल का अकबर कहा गया। तो क्वेश्चन आएगा, दिल्ली सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। दिल्ली सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। दारुल सफ़ा क्या है? दारुल सफ़ा एक चिकित्सा हॉस्पिटल है। क्या है? हॉस्पिटल है जिसको गरीबों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है। फिर उसके बाद दीवाने बंदगान क्या है? दीवाने बंदगान दासों के लिए व्यवस्था है। दास कितने थे? 1,80,000 दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा थे। फिर उसके बाद दीवाने खैरात क्या है? विधवा महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए सुरक्षा के लिए। और उसके बाद जो हज यात्रा पर जाते थे उनके लिए सरकारी धन आवंटित किया जाता था। ठीक है, इतना समझ में आया? दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दारुल सफ़ा। और उसके बाद अकबर, इन्हें दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता था। इसने 1200 बगीचे बनवाए थे। 1200 बगीचे बनवाए थे और 300 नगर स्थापित किए थे। लगभग कितने? 300 लगभग नगर अफसर, जिसमें फिरोजाबाद हो गया, फिरोजपुर हो गया, और क्या हो गया अब हमारा, हाँ, सबसे फेमस तो हमारा है भाई साहब जौनपुर। कौन है? जौनपुर, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कभी आइएगा हमारे यहाँ, है। और इनका बनवाया हुआ एक किला भी है हमारे यहाँ जौनपुर में, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान की याद में बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर का किला किसकी याद में बनवाया था? जौना खान। उनके कौन थे? भांजा था। कौन था? भांजा। ठीक है। तो जौनपुर में कौन सा किला है? जौनपुर में एक शाही किला है, जिसे शाही किला बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छा है। उम्मीद करते हैं आप लोग आइएगा और देखते हैं, देखिएगा। देखिए, एक्चुअली क्या है ना, जो ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं, देखिए, जो थ्योरी होती है उसके साथ साथ प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकली नॉलेज होता है और जो थ्योरेटिकली नॉलेज होता है, थ्योरेटिकली नॉलेज बहुत डिफरेंट होता है प्रैक्टिकली नॉलेज से। थ्योरी में आप लोग सब ये जान लोगे इतने में, इतने में, इतने में, लेकिन अगर आप वास्तव में उस चीज़ों को देखोगे, एनालिसिस करोगे उसका, तो ये ज़्यादा समझ में आएगी कि वास्तव में नहीं यार, इनकी रणनीति क्या थी, इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, इनका प्लान क्या था, इनका इकोनॉमिक व्यवस्था क्या था, इनका सोशल ढांचा क्या था, कि किस बारे में इन्होंने सोचते थे, और क्या 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 इनकी नीतियाँ रही हैं, किस प्रकार इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया है, किस प्रकार इन्होंने साम्राज्य को संचालित किया है। तो आजकल लोग परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब। इतना अखंड भारत लेके चलते थे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटी रही होगी। तो उन सब, तो 300 नगर स्थापित किए, जिसमें फिरोजाबाद है, फिरोजपुर है, और हितबा करके है जो कि हरियाणा में है, और पंजाब में है कुछ एक जगह है, और उसके बाद जौनपुर है आपका, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। इसको सिराज हिंद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था इसको? सिराज हिंद। सिराज हिंद कहा जाता था, जो कि मध्यकालीन में शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। शिक्षा का क्या है? प्रमुख केंद्र है जौनपुर। और आज भी हमारे यहाँ एक गांव है जो कि क्या नाम है, माधोपट्टी के नाम से जाना जाता है। उसमें आप देख लीजिए कि देश के सबसे उच्चतम सेवाओं पे कार्यरत बहुत सारे हमारे यहाँ के लोग हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप ज़रूर आइएगा और इन सब चीज़ों का निरीक्षण करिएगा, देखिएगा कि भाई साहब इस माटी में कितनी उर्वरा शक्ति है। जैसे किसान की जो फसल होती है वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर डिपेंड करती है। तो जो ये जौनपुर की धरती है, ये ऐतिहासिक धरती है, ऐतिहासिक धरती है। यहाँ से शेरशाह सूरी ने शिक्षा ग्रहण की है। शेरशाह सूरी ने शिक्षा ग्रहण की है, ठीक है। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, अकबर, ऐसे ऐसे बहुत महान शासकों ने इस ज़मीन पे, इस धरती पे अपने कदम रखे हैं, ठीक है। और बहुत कुछ यहाँ से सीखा है और बहुत कुछ यहाँ जौनपुर को दिया भी है। ये जो जौनपुर का नाम है, ये नाम भी इनकी ही देन है। ये नाम है किसकी देन है? फिरोज शाह तुगलक की ही देन है।
और हमारे प्रेजेंट सरकार में इस नाम को बदलने की चर्चा हो रही थी, बट दिस वन इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। और क्योंकि देखो यार, जो पुरानी चीज़ें हैं उससे छेड़खानी करने से अच्छा है कुछ नया बना के उस पर आप वो करिए, इम्प्लीमेंटेशन करिए अपना। अब इसने बनाया है भाई साहब, कितने दिनों से वो चला आ रहा है। आपके पास जाहिर सी बात है, आपके पास सत्ता है, शासन है, प्रशासन है, सब कुछ है। आपके लिए 2 मिनट का खेला है, तुरंत कर दोगे, वो बड़ी बात नहीं है, वो बड़ी बात नहीं। आपके पास एबिलिटी है, आप सक्षम हैं, आपके पास शासन प्रशासन हर चीज़ है, आप कुछ नया डालो, कुछ नया दो और फिर उसके अपने अकॉर्डिंग उसका हो, ताकि इतिहास में आपका भी नाम हो कि भाई साहब ये थे फलाने, इन्होंने ये बनाया। जैसे हम आज फिरोज शाह तुगलक के बारे में डिस्कस करते हैं, वैसे हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ आपके बारे में डिस्कस करें। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारे आज के पॉलिटिशियन नेताओं की। साम्राज्य का विस्तार, अगर आप विस्तार नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम साम्राज्य को संभालो। आज का हाल क्या है भाई साहब, जो है उसको भी तोड़ दो। हिंदू मुस्लिम, जातिवाद, धर्म, तो ये तोड़ने की नीति है, इसको तोड़ने नहीं दिया जाएगा। हमारे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इसमें, जैसे खान गुरु जी हैं, देशभक्त विवेक बिंद्रा जी हैं, संदीप माहेश्वरी जी हैं, ऐसे बहुत सारे तमाम हस्तियां हैं जो लोगों को जागरूक कर रही हैं। ठीक है, तो हम चाहेंगे आप उनसे। तो अब फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, नहरों का जाल निर्माया, 1,80,000 इनके दास थे, दीवाने बंदरगाह, दीवाने खैरात, दारुल सफ़ा बनवाया था। इनको मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता था। इन्होंने 300 शहर बनवाए थे, जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजपुर और हितबा करके है। और इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट किया था काम, जो कि आ सकता है। तो इनका 3 डिपार्टमेंट आप देख लिए। इन्होंने और एक बेस्ट काम किया था, बेस्ट काम नहीं है, जैसे कुछ भी है, बेस्ट काम जो भी है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इस चीज़ को हमने आपको अकबर नहीं, अशोक का जब शिलालेख पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे। तो इसने क्या किए थे कि ये अशोक के जो शिलालेख थे, अशोक के जो 2 शिलालेख थे, कौन कौन से थे? एक टोपरा का था, कौन सा? टोपरा, जो कि कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। और दूसरा कहाँ था? मेरठ का, मेरठ, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इन्होंने क्या किया कि अशोक के जो अभिलेख थे, कौन से? टोपरा का अभिलेख, मेरठ का अभिलेख, टोपरा का अभिलेख, मेरठ का अभिलेख, उसको कहाँ ले गए? उसको दिल्ली ले गए। कहाँ ले गए? दिल्ली ले गए, दिल्ली ले गए। क्योंकि जैसे आज के ज़माने में होता है क्या, कि जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, हम लोग, कोई भी जाता है, आप लोग भी जाते होंगे, तो कहीं विज़िट करने जाते हैं, कहीं मेला वाला घूमने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ जो अच्छी चीज़ें लगती हैं आप उसे उठा के लेके जाते हैं अपने जो आपका लिविंग रूम है या जो भी है उसमें आप रखते हैं, ताकि आप देखते हैं कि हाँ भाई, हम एक मेमोरी होती है कि हमने उससे वहाँ से लाया था। तो ये सब राजा थे, इनका भी शौक़ था। तो इन्होंने जब टोपरा विज़िट किया तो वहाँ देखा भाई साहब ये टोपरा का क्या है? अभिलेख है, जो कि उसे उठा के ले आए। कहाँ ले आए? दिल्ली ले आए। मेरठ का स्तंभ लेख, ये सब क्या थे? स्तंभ लेख थे। उन्होंने कहाँ लाया? तो दिल्ली आए। ये क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट हो कि फिरोज शाह तुगलक ने अब अशोक के कितने अभिलेखों को लाया था? 2 अभिलेख थे। कौन कौन से थे? टोपरा का अभिलेख था, मेरठ का अभिलेख था। कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। कहाँ से लाए थे? एक मेरठ से लाए थे, एक टोपरा से। क्या है ये? क्या है? टोपरा से, जो कि हरियाणा में होता है। ठीक है, तो हमने अभिलेखों के बारे में चर्चा कर लिया। और इन्होंने शहर बनवाए थे, वो किए थे, इनके बारे में। और इन्होंने क्या कहते हैं, फतुहान फिरोज शाही, इन्होंने अपनी एक आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही। कौन सी शाही? फिरोज शाही। जैसे तानाशाही चलता है ना, वैसे फिरोज शाही। फिरोज मतलब इनका राजा, राजा मतलब शाही, मतलब शाही जैसे उच्च घराने का। ठीक है, तो इन्होंने अपनी आत्मकथा, कुछ में बताते हैं इनकी आत्मकथा है, कुछ लोग बताते हैं कि वो लिखी गई है।
तो जो कि लूसेंट में लिखा गया है कि इनकी आत्मकथा जो है क्या है, फतूहान फ़िरोज़ शाही। इनकी आत्मकथा क्या है, फतूहान फ़िरोज़ शाही। ठीक है, तो टोपरा हो गया, मेरठ हो गया, फतूहान फ़िरोज़ शाही। अब देख लेते हैं भैया, कुछ इनकी मृत्यु हो गई थी भैया 1388 में, और इनके अंतिम दिनों के शासनकाल काफ़ी अच्छे नहीं थे। शासनकाल अच्छे मतलब इनके बेटे की, पहले बेटे की, बड़े बेटे की मृत्यु होगी, फिर उसके बाद दूसरे बेटे की मृत्यु होगी, फिर तो ये सब राजाओं के लिए बड़ी बात होती है ना। कोई भैया हो गया आत्मकथा है, इन्होंने सिक्के चलाए थे। सिक्के चलाए थे, क्या चलाए थे, सिक्कों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने सिक्के चलाए थे, कौन से, इसको तांबा प्लस चांदी का मिक्सचर था। क्या सर, चांदी का मिक्सचर था। उसे क्या कहा जाता था, उसे अद्ध कहा जाता था, अद्धा या विख कहा जाता था, विख। इसे क्या कहा जाता, अद्ध कहा जाता था, अद्ध या अद्धा कहा जाता था। ये अ है, द है, उसके नीचे ध है। ठीक है, अद्धा, अद्धा, अद्धा जो भी पढ़ा जाएगा, समझ, अद्धा या विख कहा जाता था। इसे अद्ध कहा जाता था, अद्धा कहा जाता था, या विख कहा जाता है। इन्होंने सिक्के कौन से चलवाए थे, तांबा और चांदी के मिक्सअप चलवाए थे। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इनकी मृत्यु हो गई थी 1388 में। फतूहान फ़िरोज़ शाही इनकी क्या है, आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है। और क्या नहीं बताए हैं आपको, बस उम्मीद करते हैं कुछ बता दिए होंगे। कोटला फ़िरोज़ शाही दुर्ग जो कि दिल्ली में है, इन्होंने ही बनवाया था। कोटला फ़िरोज़ शाही दुर्ग इन्होंने ही बनवाया था। अब इनके बाद जो राजा आते हैं वो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक आते हैं। वो भी बहुत, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इनके बाद ये गद्दी पे आए, इन्होंने ज़्यादा बहुत कुछ नहीं किया था। इनके समय में बस क्या हुआ था, तैमूर का आक्रमण हुआ था। तैमूर का आक्रमण किया उसने, फिर किसको बनवा दिया भाई साहब, खिज़्र खान को। तैमूर ने बनवा दिया खिज़्र खान को। इनका दिल्ली से पालम तक सबसे छोटा एरिया रहा है, दिल्ली से पालम तक। और उसके बाद बहुत कुछ है नहीं इनके बारे में। नसरुद्दीन समा दिल्ली पर आक्रमण किया। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय कहाँ पे आक्रमण किया था, के समय 1398 में। 1388 में मृत्यु हुई थी, तब राजा बने। 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ और तैमूर ने इनको जीत लिया था। तैमूर के समय मलिक कुकर की उपाधि। तो मेरे भाई कुछ बचा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, आज देखो पढ़ाने का मूड नहीं था, बट पढ़ा दिए क्योंकि थोड़ा हेल्थ सही नहीं था, इसीलिए। तो थोड़ा आपको लगेगा कि थोड़ा बोरिंग क्लास है, बट आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।